सरकार गिरी होती है, उसका रुपया गिरता है, लेकिन आजकल इसको कोई दोहराते नहीं। आजकल कांग्रेस वाले भी इसको भूल गए। पिछले 10 साल से SC/ST कंपोनेंट प्लान के नाम पर बजटरी एलोकेशन की बात ही लगभग लोग भूलने लगे हैं। 12 लाख तक टैक्स नहीं होगा, हालांकि वो स्टेटमेंट गलत है। वो 4 लाख रुपए से ही टैक्स लगने वाला है। रेशियो उसका बहुत कम है, लेकिन 4 लाख रुपए से ही टैक्स लगने वाला है। आज देश का केंद्रीय बजट 2025 पारित हो गया, आ गया है बजट में पहले हम लोग बचपन में थे तो ये जरूर देखते थे, अखबारों में फ्रंट पेज पर जरूर एक खबर होती थी कि इस बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इतने रकम का आवंटन किया गया। आप सोशल मीडिया पे जाइए, सर्च कीजिए, क्या कहीं भी आपको इस तरह की कोई सूचना, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान, शेड्यूल कास्ट के लिए कितने बजट रखे गए, कोई इस पे कहीं चर्चा दिख रही है क्या? ये जरूर देखिएगा। चलिए, इस पे भी चर्चा होगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 5 फरवरी को। कांग्रेस लास्ट मोमेंट में बहुत ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई है। त्रिकोणात्मक लग रहा है पूरा चुनाव, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। और परसों शाही स्नान प्रयागराज में, इलाहाबाद, जो भगदड़ हुआ वो सब आपने देखा ही। अभी बहुत सारी तैयारी चल रही है। आज योगी प्रयागराज में है। क्या शाही स्नान के लिए प्रयागराज तैयार है? इन तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। एडवोकेट सुरेश माने साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बजट का खेल, दिल्ली विधानसभा और जो प्रयागराज में हुआ, उसकी कोई जिम्मेदारी फिक्स होगी क्या? न्यायिक आयोग बैठ गया है, वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम, जय भीम प्रोफेसर जी सर, बजट जी। देख लिया, बस सरसरी मिला। चलो, बजट तो देख लिया, काफी एक्शन रिएक्शंस तो आने लगे हैं। जी डिटेल आंकड़े तो फिलहाल उपलब्ध होना बाकी है जी कि मिनिस्ट्री वाइज कितना बजट है, टोटल इश्यूज को लेकर कितना बजटरी एलोकेशन है, इसकी बहुत जानकारी अभी स्पष्ट रूप से आनी बाकी है। हालांकि हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बीजेपी की हुकूमत में ये 8वां बजट है और वित्त मंत्री के नाते सीतारामन का उनका भी 8वां बजट रहा। अब इस बजट में लोगों ने चुनाव के बाद होने के कारण ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं रखी थी, ये भी सही है। और अगर ओवरऑल एन असेसमेंट करके स्टेटमेंट करें तो बजट में कोई ज़्यादा कोई ख़ास तौर पर देश के इकोनॉमी में कोई बदलाव आने वाला है, कोई एक बड़े लंबे दौर का रिपरकेशंस परिणाम होने वाला है, इस तरह का बिल्कुल साफ नहीं लगता है। कल इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई, क्योंकि कल 1 डे बिफोर बजट जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि लोग उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये तो पंतप्रधान के आर्थिक सलाहकार होते हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। और उस सर्वे में एक खास बात कही है उसके प्रस्तावना में ही कि सरकार और सरकार के बहुत सारे संस्था के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है, विश्वास बहुत कम है। और एक तरह से ये सरकार और सरकार की एजेंसियां जो जिस तरह से काम करती है उसके ऊपर विश्वास की कमी है। और ये एजेंसियां एक तरह से अपने पावर का वेपनाइजिंग करते हैं, वेपन के जरिए इस्तेमाल करती है, और इसलिए सरकार को इन बारे में सोचना चाहिए। ये एक बात कही, और दूसरी बात भी कही कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट होता है, जो जिस तरह से पिछले कई सालों से सरकार की तरफ से ये वायदे किए जा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 8% 9% ग्रोथ पे आएगी, तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी फोरकास्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7, मैक्सिमम 6
इसके बीच में ही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रह सकता है। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में कभी 11 नंबर के थी, अभी 5वें नंबर पे है, अब 3 नंबर पे आने वाली है। ये जो वादे किए रहे थे बीजेपी की तरफ से, तो उसमें एक तरह से लगता है कि उसकी पूरी हवा इकोनॉमिक सर्वे ने निकाल दी है। शायद वो बीजेपी वालों को कितना अच्छा लगा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो भी टीम है, जिन्होंने जिस धैर्य के साथ इसको रिकॉर्ड पे लाया, वो भी अभिनंदन करने लायक है, क्योंकि सरकार के रिपोर्ट में ही सरकार को सुनाना तो एक बड़ी बात होती है, और वो उन्होंने की है। इस बैकग्राउंड में जब आज का बजट आया है, तो बड़ी चर्चा तो एक बड़े टाइटल की है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं होगा। हालांकि वो स्टेटमेंट गलत है, वो 4 लाख रुपए से ही टैक्स लगने वाला है। रेशियो उसका बहुत कम है, लेकिन 4 लाख रुपए से ही टैक्स लगने वाला है। लेकिन जो बड़ी हेडलाइन बता रहे हैं या मीडिया कैरी कर रहा है, वो भी इतनी ठीक नहीं लग रही है। और जो आपने कहा कि जब बजट आता था, तो बड़ी चर्चा होती थी बजटरी अलोकेशंस की। उसमें से एक खास चर्चा का सब्जेक्ट रहता था कि सामाजिक न्याय विभाग या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, इसका कितना बजट है, और उसके अंतर्गत एक शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान, इनके लिए कितना बजटरी अलोकेशन है, इसकी विस्तृत चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आज का जब आंकड़े मैं थोड़े बहुत देख रहा था, अभी क्लियर आने बाकी है, तो कुल मिला के मुझे लगता है 56,000 करोड़ ये सोशल वेलफेयर के लिए बजट का अलोकेशन, जो आंकड़े मुझे देखने को मिले, उसके ऊपर से ये लगता है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि सोशल कंपोनेंट प्लान था या ट्राइबल कंपोनेंट प्लान था, जो प्लानिंग कमीशन की सूचना के मुताबिक, भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के मुताबिक, कि हर प्रत्येक बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति की जितनी जनसंख्या है, उनकी अनुपात में बजटरी अलोकेशन होना चाहिए। ये जो नियम प्लानिंग कमीशन के माध्यम से बने थे, आर्टिकल 46 के माध्यम से बने थे, इसकी कॉपी लेकर दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन भी कई जगह चले, लेकिन उसका पहले भी कभी पालन नहीं हुआ और आज भी पालन नहीं हुआ। मुझे लगता है बीजेपी के समय में तो ये कंपोनेंट प्लान जैसी बात लोग भूलने लगे हैं। मुझे लगता है पिछले 10 साल से एससी एसटी कंपोनेंट प्लान के नाम पर बजटरी अलोकेशन की बात ही लगभग लोग भूलने लगे हैं। और इतना ही नहीं, तो बजटरी अलोकेशन करना एक तरफ बात है, और उसको लिटरली स्पेंड करना, उसका विनियोग करना, यूटिलाइजेशन करना, ये एक दूसरी बड़ी बात है। कुछ इस मोर्चे पर काम करने वाले जो अपने एनजीओ टाइप के साथी है, उन्होंने इसको वर्कआउट करके पिछले 10 साल में लगभग 46,000 करोड़ ये एससी एसटी को मिलने चाहिए थे। अगर ये प्लानिंग कमीशन की डायरेक्टिव आर्टिकल 46 का प्रोविजन, उसके अंदर अगर बजटरी अलोकेशन सही किया होता, तो 46,000 करोड़ ये उसके ऊपर खर्च होना चाहिए था। मतलब इतना उन्होंने उसके ऊपर अलोकेट ही नहीं किया। अब बताइए कि अगर वो 46,000 करोड़ अगर अमाउंट यूटिलाइज की होती शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए, तो डेफिनेटली एक बड़ा उनके ज़िंदगी में सोशो इकोनॉमिक लेवल पे बड़ा फ़र्क पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकारें आती है और जाती है, बड़े बड़े वादे करती है, और बीजेपी ने भी वही किया, चाहे वो ट्राइबल के नाम पे हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के नाम पे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बजट में कोई बड़ी भारी भरकम रकम इस सरकार ने एससी एसटी के लिए सैंक्शन की है, अलोकेट की है, और जिसका बड़े भारी लेवल पे फ़ायदा होगा। जो मीडिया में अभी तक दिखा है वो ये है कि दलित महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक
छोटे मोटे उद्योग के लिए एक लोन उपलब्ध किया जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी पैदा की जाएगी। अब आपको पता है, हमें भी पता है कि बैंकिंग सेक्टर लोन किसको देता है। सरकार तो प्रपोजल बनाएगी, लेकिन बैंक जो है उनका भी काफ़ी दूसरा एक बड़ा एनपीए का फैक्टर होता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स का फैक्टर होता है। हालांकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई बड़ा आदमी बैंकों को डुबाने में अभी तक नहीं है, जो है वो एक अलग क्लास के है। लेकिन जिस पार्टी की हुकूमत होती है, सरकार होती है, वो कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर प्रभाव रखता है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रभाव रखता है, और फिर बैंक्स उन पार्टी के वर्करों को ही या उनके सिफारिश के ऊपर ही, जिनको सिफारिश है, ऐसे लोगों को आर्थिक मदद करती है। ये जब वस्तु स्थिति है, तो ऐसे हालात में ये शेड्यूल कास्ट की महिला एंटरप्रेन्योर के लिए 2 करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी का स्कीम कितना काम कर पाएगा, ये भी समझ में आना बाकी है। दूसरी बात, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ये बहुत सालों से, अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आ रही है, और जी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो अभी तक उतनी नहीं हुई जितना चाहिए था। इसको लेकर कई सारे संगठन, एनजीओ, कई सारे समाज के संगठनों के माध्यम से इसको करंट प्राइस इन्फ्लेशन के साथ, प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट करके, जो वर्तमान में जीवन जगने का, महंगाई का जो लेवल है, उसके आधार पर ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी वर्कआउट करनी चाहिए। ये बहुत सारे दिनों के बाद भी, सालों के बाद भी जो डिमांड रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकारों ने इसके ऊपर कोई गंभीर चिंता की है। अब ये 2-3 मुद्दे जो मैंने आपके सामने अपनी चर्चा में रखे, इसके पहले महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बजट के पहले वित्त मंत्री हो या अर्थ मंत्रालय हो या गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, ये कई स्टेक होल्डरों के साथ बात करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मामलों को लेकर, बजट को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर खुद 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। शेड्यूल कास्ट के 84 है, ट्राइबल के 47 है। क्या उनके साथ कभी अर्थ मंत्रालय बात करता है? क्या फाइनेंस मिनिस्टर उनके साथ बजट के पहले बैठते हैं कि भाई कि अलग-अलग विभाग, मंत्रालय है, उनको लेकर सरकार ने कितना बजट एलोकेशन करना चाहिए, पुरानी योजना का रिव्यू करके कौन सी नई योजनाएं लाना चाहिए? क्या इस तरह का विचार विमर्श इवन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम पे जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले 131 हुँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या उनके साथ कभी ये सरकार ये एक्सरसाइज करती है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई गंभीर प्रयास होता है, जो कि होना चाहिए। होना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, पिछले 5-10 साल से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कमीशन की रिपोर्ट तो आती है, हर साल वो आती है, प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है, लेकिन उसके ऊपर कभी भी पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं हो रही है। अब शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उनका काम है देश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो भी कंडीशन है, उसका हर साल रिव्यू करे, स्टडी करे, उसको लेकर एक रिपोर्ट संसद को सादर करे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपना तो काम करती है, लेकिन सरकार की तरफ से बाद में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के पटल पर नहीं आता, उसके ऊपर नहीं आने के कारण कोई डिस्कशन नहीं होता। तो ये कौन सा एक तरफ का पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का रूप है? ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बजाय ये एक तरह के ऑटोक्रेसी का रूप सामने नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि जिनको सचमुच में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, तो अर्थव्यवस्था का मेन बिंदु क्या होना चाहिए? बिंदु ये नहीं होना चाहिए कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का जो इंडिकेटर है वो कितने बड़े, उसमें कितने उछाल आया। ये भी नहीं होना चाहिए
कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू क्या है, जो दिन ब दिन गिरती जा रही है, वो असली बात है। और मोदी जी का यहाँ बयान भी याद करना चाहिए, जो सरकार गिरी होती है उसका रुपया गिरता है। लेकिन आजकल इसको कोई दोहराते नहीं, आजकल कांग्रेस वाले भी इसको भूल गए, बीजेपी भूल वाले गए। तो, हाँ बीजेपी वाले तो बोलना लाजमी है। लेकिन ये इसकी तुलना से देश का डेवलपमेंटल प्रोसेस पूरा नहीं होता। अल्टीमेटली देश का विकास मतलब देश के मानव समुदाय का इतिहास विकास, ह्यूमन कैपिटल का विकास। और ह्यूमन कैपिटल ये इन अ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से वर्तमान समय में सबसे बड़ा एसेट होता है। ये एसेट का विकास अगर नहीं हुआ तो देश की आपकी इकोनॉमी कितने भी मिलियन ट्रिलियन की हो, और आपका ह्यूमन कैपिटल मानव समुदाय एक ऑर्डिनरी जीवन स्तर का जीवन जीता है, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का इंडेक्स कितनी ऊपर गया, डॉलर के मुकाबले में रुपया कितना मजबूत रहा या कमज़ोर रहा, ये चर्चा बेतुकी वाले है। और इसलिए मानव समुदाय के विकास के लिए, खास करके कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लाना, उसके लिए बजटरी प्रोविज़न करना और उसको बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार यहाँ फेल नज़र आती है। और एक मुद्दा जो हमने इस चर्चा में लाना ज़रूरी है, और इसीलिए कई सालों से देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए, विकास के लिए उनके अनुपात में बजट में आवंटन हो, इसके लिए केंद्रीय स्तर पर एक कानून बनना चाहिए। ये बजटरी अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन दोनों, एक सिर्फ अलोकेशन नहीं तो बजटरी अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन, इसका एक कानून बनना चाहिए। और उस कानून के माध्यम से सरकार को ये बाध्य करने की ज़रूरत है कि आपको इन समुदाय के लिए, इसके साथ कुछ और भी समुदाय आ सकते हैं, सरकार उसके बारे में फैसला कर सकते हैं, इसको किसी ने विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है या प्लानिंग कमीशन की कुछ एडवाइस थी, जो हमारी पुरानी प्लानिंग प्रोसेस है, उसके मुताबिक सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस तरह का एक कानून बनाना चाहिए। आजकल सरकार को बहुत कानून बनाने का शौक है, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं उसमें भी कानून बना रहे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तुरंत एक SC/ST बजटरी अलोकेशंस को लेकर, यूटिलाइजेशंस को लेकर जनसंख्या के आधार पर बजट अमाउंट राशि वितरित करनी चाहिए। इस बात को सरकार कई बार नज़रअंदाज करती है। अपोजिशन की तरफ से भी इस मुद्दे को जितनी हवा मिलनी चाहिए उतनी ताकत नहीं मिलती है। तो इन कारण से एक लंबा चर्चित मुद्दा भी लगभग हमेशा चर्चा तो होती है, लेकिन उसके ऊपर निर्णय नहीं होता। ये बजट विशेष अभी डिटेल जब आएगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सर आप पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आपकी नज़र तो होगी इस पे? क्या लग रहा है? आ, दिल्ली चुनाव में बीजेपी एडी चोटी का जोर तो लगा रही है, कांग्रेस अपने आप को जिद्दा करने की कोशिश में लगी है, और हुँ, आप जो अपना उसका खुद का जो कद है वो बचाने में लगी है। तो ये 3 मेजर स्टेक होल्डर्स है। जी। दुर्भाग्य से आप दिल्ली में रहते हैं, आप जैसे कई लोग दिल्ली में हैं, यहाँ दलित पॉलिटिक्स कहीं नज़र नहीं आती। दिल्ली में हुँ, दलित पॉलिटिक्स मैं अगर कहूँ तो बिल्कुल हाशिए पर है, ना के बराबर है। और हुँ, इसलिए अब ये तीनों में से कौन जीतता है तो क्या करेगा, एक बड़ा मुश्किल वाला मामला है। हुँ, लेकिन अगर आपको अगर इस चुनाव में झटका मिलता है तो आपके लिए फिर ये बड़े धोखे की घंटी होगी, क्योंकि उनका जो पूरा दारोमदार है वो दिल्ली के ऊपर है। पंजाब में जिस तरह की सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता कि लोगों की अपेक्षा वो पूरी कर पा रही है। खाली भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीर लगाने से लोगों को सरकार के साथ जोड़ पाना, ये कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं चल सकता। और हालांकि बाबा साहब के स्टैचू को लेकर जो जालंधर में घटना हुई, तो उस तरह से सरकार की जो छवि है उसके ऊपर विपरीत परिणाम होते हैं। तो
आपके लिए जीने मरने की ये जंग है, दिल्ली चुनाव। मैंने फिर कहा कि आपने भी कहा कांग्रेस बहुत जोर लगा रही है, लेकिन इससे एक बड़ा जो फिगर जो चित्र जो सामने आता है कि इंडिया गठबंधन लगभग पूरा खत्म हुआ। हरियाणा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद, ये दिल्ली का चुनाव, इसका परिणाम फिर बिहार में होगा कि एक तरह से आप और कांग्रेस ये दोनों अगर अपनी अपनी समझदारी दिखाते तो बीजेपी के लिए रास्ता कठिन था, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए और अपना अपना राजनीतिक दांव आगे बढ़ाने के लिए जो अलग अलग रवैया अपनाया, उसका सीधा फायदा कांग्रेस को, बीजेपी को मिल सकता है। चुनाव नतीजे जब आएंगे तो बीजेपी को पड़े हुए कुल वोट और आप और कांग्रेस को पड़े हुए वोट, इनकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो फिर बीजेपी की बी टीम कौन, इसका जवाब चुनाव के नतीजों के बाद मिल सकता है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, महाकुंभ, इस पे आपसे चर्चा नहीं हुई। आज योगी प्रयागराज में हैं और मंडे को शाही स्नान है, तीसरा और आखिरी। जो पूरा स्टैम्पीड हुआ, क्या इलाहाबाद प्रशासन मतलब तैयार था इसके लिए कि हम उसको इस तरह के स्टैम्पीड को का सामना कर सकते हैं? किसकी जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी क्या इसमें? पहली जिम्मेदारी तो कहते हैं कि साधु संतों में नीतिमत्ता होती है, मोरालिटी होती है, ऐसा कहा जाता है। होती है कि नहीं ये डिबेटेबल है, लेकिन कहा जाता है। अगर उसको सच माने तो मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, इनमें अगर कुछ भी थोड़ी बहुत मोरालिटी है, नीतिमत्ता है, तो इतनी लोगों के जाने जाने के बाद उनको सत्ता में रहने का अधिकार है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और जो अपने आप को साधु संत की जिंदगी जीने का दावा करता है, उसमें तो मोरालिटी होना ही चाहिए। और ये मोरालिटी अगर उनमें होती तो वो सत्ता में नहीं रहते, उनको हक भी नहीं था, नैतिक अधिकार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज वो गए इलाहाबाद में, प्रयागराज में गए, अब क्या करेंगे जाकर? मुझे बताओ कि जब आपने महाकुंभ को एक इवेंट बनाया, एक मार्केटेबल इवेंट बनाया, उसके धार्मिक भावना को अर्थशास्त्र के जोड़ा, मार्केटिंग के साथ जोड़ा, तो ऐसे रिलीजियस काम को मार्केट के साथ जोड़कर इससे इतनी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के इसको बढ़ावा मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो ये चक्कर में कितनी जाने गई, उसका जवाब ना उत्तर प्रदेश सरकार देने में सक्षम है, ना केंद्र सरकार की तरफ, क्योंकि ये इवेंट कोई अकेले उत्तर प्रदेश का है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगाए थे, तो केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और आस्था और धार्मिकता का कितना उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका एक बेमिसाल उदाहरण के तौर पर हमने देखना चाहिए। हालांकि कुछ बीजेपी वाले ये भी कह रहे, आज मैं एक इंग्लिश अखबार में पढ़ा कि पहला जो कुंभ मेला हुआ नेहरू के ज़माने में, तो उस समय भी उतने लोग मरे थे, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई समर्थन है उसका कि तुम्हारे समय में तुम्हारी सरकार में इतने लोग मरे थे तो हमारे समय में इतने लोग मरे, ये कोई एक वाइज पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल क्लास का लक्षण नहीं है। और दूसरी बात, भले वो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आएगी, लेकिन आपको पता है, हमें भी पता है ऐसे रिपोर्ट का क्या होता है, लेकिन अभी भी जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, पूरा प्रशासन फेल रहा, पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सारे जो जिम्मेदार कलेक्टर से लेके सारा एक प्रशासन पूरा कोलैप्स रहा, और लोग मरने के लिए तरसते रहे, लोग जीने के लिए तरसते हैं, मरने के लिए तरसते रहे, और जो कुछ बचे वो जाते जाते रास्तों में भी मर गए। तो मुझे लगता है कोविड के बाद ये एक दूसरा बड़ा भयंकर रूप सरकार के फेलियर के सामने हमारे सामने आया, जिसकी जितनी भी निंदा करनी है उतनी करनी ही चाहिए,
लेकिन लोगों ने भी सबक सीखना चाहिए। लोगों ने हुँ। भी अपनी धार्मिक भावना और धार्मिक आस्था, इसका बाज़ार करने वालों को एक बड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। उनको ये समझना चाहिए कि भाई आपकी धार्मिक भावना, धार्मिक आस्था, ये तुम्हारे लिए धार्मिक भावना है, आस्था है, लेकिन उसका कोई बाज़ार कर रहा है, उसका कोई व्यापार कर रहा है, तो ऐसे धार्मिक भावना शोषण करने वाले तत्व के खिलाफ इन लोगों ने भी अपना मोर्चा खोलने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को अगर उससे रोकना है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाए, तो मुझे लगता है महाकुंभ मेले से जितनी भी जाने गई, चाहे रेल एक्सीडेंट हो, चाहे वहाँ 2 भगदड़ का मामला हो, उसके जो भी कसूरवार है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, और इससे भक्तों ने भी सबक सीखना चाहिए। यही मुझे एक आम आदमी के तौर पर लगता है। शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। अब बजट का डिटेल्स आने दीजिए, उस पर अभी विस्तार से चर्चा अगले एपिसोड में करें। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। चलो, शुक्रिया। थैंक यू प्रोफ़ेसर।